दिस इज अली रजा फ्रॉम KEMU मेरिट नंबर 22। FSC में मेरे मार्क्स थे 1055 और MCAT में 192। मेरा नाम अब्दुल्ला इफ्तिखार है। मैं फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। KE में मेरा मेरिट नंबर 73 था। MD-CAT में आई सिक्योर्ड 197 आउट ऑफ 200 और इंटरमीडिएट में मेरे मार्क्स 1013 थे। मेरा नाम जैन तारिक है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर MBBS का तालिब इल्म हूँ। FSC में मेरे 1051 नंबर थे और मेरी ओवरऑल लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन। MD-CAT में मेरे 195 नंबर थे और मेरा किंग एडवर्ड में मेरिट नंबर 5 था। मेरा नाम तला शर्जिया है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट नंबर 8 हूँ। FSC में मेरी लाहौर बोर्ड में प्री मेडिकल ग्रुप में 3rd पोजीशन थी, जबकि GCU कॉलेज में मेरी 1st पोजीशन थी। MD-CAT में मेरे 195 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। एंजाइटी मैनेजमेंट, बेसिकली एंजाइटी तो होती थी ऑब्वियसली। आई वाज लिटिल बिट नर्वस व्हेन आई स्टेप्ड इन। पता नहीं था क्या होगा कैसे होगा। MD-CAT सुना ही था बिकॉज इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट और डिफरेंट चीज़ है FSC से ऑब्वियसली। तो जब हम शुरू किया ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक दिस नर्वसनेस रिलीव्ड। बेसिकली इसमें एक रीज़न ये हो सकती है कि जैसे जैसे आपकी प्रेपरेशन होती जाती है वैसे वैसे आपको पता चलता जाता है कि अच्छा MD-CAT है क्या, इसको कैसे करना है, इसके लिए कैसे पढ़ना है, MCQs के लिए चीज़ों को कैसे याद रखना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी आपकी बेहतर होती जाती है, साथ साथ आपकी ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट भी बढ़ती जाती है, आपकी रिवीजन होती जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करते जाते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोर्स कवर कर लेते हैं तो यू रियलाइज़ कि अच्छा आपकी प्रेपरेशन बेहतर हो रही है। ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपका ये होता है कि जो आपकी नर्वसनेस है वो रिलीव हो जाती है। देन देयर इज लिटिल बिट नर्वसनेस व्हिच आई बिलीव इज हेल्दी, दैट कीप्स यू गोइंग और दैट कीप्स यू स्ट्राइविंग, और वो चीज़ ज़रूरी है। अगर वो भी ख़त्म हो जाएगी यू बिकम डिल्यूजनल और आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया है, तो फिर आई थिंक वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है, वो थोड़ा सा ये है कि उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बिकॉज आई सीन पीपल जिन्होंने 3-4 दफ़ा पढ़ लिया था एंड इन द लास्ट क्वार्टर दे वर लाइक यार हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमारा दोबारा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। यू हैव टू कीप गोइंग। आप 10 दफ़ा भी पढ़ लेंगे वो भी कम है, बिकॉज दिस इज अ करियर डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, करियर डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड देयर आर 80,000-90,000 स्टूडेंट्स गिविंग द एग्जाम और उसमें से 3,000-3,500 विल सिक्योर अ सीट। और अगर टॉप कॉलेज की बात करें तो 300, 400, 500 सीट्स। तो उनके लिए जब आप you're वर्किंग हार्ड फॉर टॉप कॉलेजेस या आप वर्किंग हार्ड फॉर गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, तो कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। टेक्स्ट बुक को अपनी को एटलीस्ट टेक्स्ट बुक जो है वो पूरी तरह अंडर योर ग्रिप होनी चाहिए। ऐसा कोई पार्ट टेक्स्ट बुक का ग्लॉसरी से लेकर इंट्रोडक्शंस, आई बिलीव चैप्टर्स के इंट्रोडक्शंस भी वो भी आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए बुक के हवाले से। Now talking about managing anxiety and depression during the MD-CAT preparation days, जब आप MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और जो आपने टेस्ट वगैरह और प्रैक्टिस करनी है तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके बहुत से MCQs गलत होंगे। तो बहुत से बच्चे हम में से उसके नतीजे में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें यूं फील होता है कि शायद हमारी तैयारी अच्छी नहीं है और ये कि शायद बाकी बच्चे ठीक जा रहे हैं, उनका पेस ठीक है और हम शायद जो है डेफिशिएंट रह गए या हम MD-CAT में उनके साथ compete नहीं कर सकेंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अकेडमीज के टेस्ट और उनकी जो प्रिपरेशन बुक्स हैं उनके डिफिकल्ट होने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर यूं समझ लें कि अगर आप हर टेस्ट में 60 में से 60 मार्क्स लेने लग जाएं तो अकेडमीज तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो अकेडमीज वालों ने अपना सर्कल भी रन करना है। इसी तरह अगर आप हर टेस्ट में 60 मार्क्स लेने लग जाएंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है और आपको अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपके MCQs गलत हो रहे हैं तो उसमें घबराना नहीं है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो 60 मार्क्स का जो टेस्ट होता था उसमें अक्सर मेरे भी 10 to 15 MCQs गलत हो जाते थे। ये मैं एक टेस्ट की बात कर रहा हूं जिसमें 60 MCQs होते थे और ये वही टेस्ट होते थे जिसमें कुछ बच्चों के पूरे मार्क्स भी आते थे। लेकिन अब इसको आपने टैकल कैसे करना है? गलत तो आपने कर लिया, व्हाट मैटर्स इज आप उसको डील कैसे कर रहे हो। आपने ये करना है कि जो MCQ आपका गलत हो रहा है या तो आपने उसको किसी सेपरेट रजिस्टर पे लिख लेना है या आपने अपनी बुक के ऊपर कहीं खाली जगहों पे लिख लेना है या आप स्टिकी नोट्स का यूज कर लें, आप हाइलाइटर का यूज करें, जैसे भी करना है आपने।
लेकिन ये ख्याल रहे कि जो चीज आपकी गलत हुई है किसी टेस्ट में, आपने उसको इग्नोर नहीं करना, आपने उसकी रूट कॉज तक जाना है। क्या मेरा कॉन्सेप्ट खराब था, क्या मैंने तैयारी करते हुए उस लाइन को मिस कर दिया, क्या वो किसी और जगह पे लिखी है, वो किसी और चैप्टर में बात लिखी है, क्या वो ग्लॉसरी से आई हुई है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, इनको फिगर आउट करना है, उन बात की तह तक आपने जाना है। और जब तक आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि यार मेरी ये गलती इस वजह से थी और अब मुझे पता है किस वजह से, अब मैं इसको डील कर लूंगा, कल को जब वही एमसीक्यू किसी और वर्डिंग में आएगा फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर तब गलत हो रहा है इसका मतलब है कि आपका आउटपुट निल है। आपको चाहिए कि जब एक दफा गलत हो गया आप उसका कॉन्सेप्ट समझे, आप चाहे वो चैप्टर पूरा पढ़ें, आप चाहे वो लाइन कहीं उसको हाईलाइट कर लें, उसको लिख लें, लेकिन ये याद रहे कि वो एमसीक्यू जो आपने एक दफा गलत कर लिया, अगर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई और एमसीक्यू आ जाता है जिसकी वर्डिंग ऑब्वियसली चेंज होगी, तो आपने उसको गलत नहीं करना। क्योंकि अगर आपने गलत किया तो इसका ये मतलब है कि फिर आपने जो पहले गलत किया था उसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक एमकैट में एंजाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एमकैट आपके सिर्फ नॉलेज का इम्तिहान नहीं है, आपकी तैयारी से ज्यादा, बल्कि तैयारी के जितना ही आप कह लें एंजाइटी और स्ट्रेस का भी इम्तिहान है। अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन वो उन 2.5 घंटों को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते और स्ट्रेस की वजह से वो सवालात को हल नहीं कर पाते और उनका साल ज़ाया हो जाता है या उनको प्राइवेट करना पड़ता है या इस तरह की चीजें। तो अब स्ट्रेस एक तो तैयारी के दौरान होता है कि अगर मेरा दाखिला ना हुआ तो क्या हुआ। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अल्लाह पे छोड़ दें, आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें और जो रिजल्ट है टेस्ट कैसा होगा ये अल्लाह पे छोड़ दें। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसी तरह आप दुआएं भी करें और एमडीकैट के दौरान स्ट्रेस आपने ऐसे कंट्रोल करना है कि आपका कॉन्सेप्ट्स और आपके जो सवाल है उसकी गिरफ्त बहुत अच्छी हो। आपने प्रैक्टिस इतनी की हो कि आप जब सवाल करें तो वो जल्दी जल्दी हो, जो आपको मजीद कॉन्फिडेंस दे कि मैं आगे भी कर सकता हूँ। और आप शुरू उस सब्जेक्ट से करें जो जिससे आप बहुत आपकी कह लें आपकी गिरफ्त बहुत अच्छी है उसके। जैसे ज्यादातर लोग बायो से स्टार्ट करते हैं और तरतीब में भी बायो पहले होती है क्योंकि उसमें सिंपल बुक्स की लाइंस आती हैं, आप बहुत जल्दी उनको हल कर सकते हैं, तो उससे आपको एक ना कॉन्फिडेंस मिल जाता है और आगे बहुत आसानी से पेपर हल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन डीलिंग। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई एमकैट के दौरान एमसीक्यू गलत हो जाता है तो अच्छा, इसको पहले डील करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये कोई इल्यूजन नहीं होती। एंजाइटी इज मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, यानी कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप किसी को बताते हो और कोई आपको ये लारा लगा देता है कि तुम खुद ही फील कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रियली एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ इसके लिए इसके बारे में ट्रू है, मगर इसको आप कॉन्शियसली डील कर सकते हो, उसको आपने कॉन्शियसली कम करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पेसिफिकली अगर हमने इसलिए बात करनी है कि एमकैट में आपको एमसीक्यू कर रहे हो और आपका एमसीक्यू गलत हो गया, आपसे बबल गलत फिल हो गया, आपका 1-2 एमसीक्यू से सीक्वेंस खराब हो गया है, तो आपको होगी एंजाइटी, डिप्रेशन। आपने उससे कैसे डील करना है, क्योंकि अगर डील ना किया आपका पूरा पेपर इस तरह अफेक्ट होगा कि आप मेरिट में पीछे चले जाओगे और ये बहुत डिवास्टेटिंग भी हो सकता है। अब आपका हो गया एक एमसीक्यू गलत, एक लाइन है इस बारे में, क्लिशे बन चुका है, मगर मैं भी वही कहूँगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। आपने उस वक्त 1-2 सेकंड गम करना है, जो करना है कर लें, 1-2 सेकंड आंखें बंद करनी है और सोचना है अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके बारे में मैं सोचूंगा, परेशान हूँगा तो मेरा ही नुकसान है, आगे बढ़ जाओ। आपने 200 में से 200 नहीं लेने, आपने अपना मेरिट बनाना है, ठीक है। वो एक सिक्वेंशियल आपने पेपर अटैम्प्ट करना है, वो भी बता देता हूँ, लेकिन आपने अपना मेरिट बनाना है। तो एक एमसीक्यू गलत हो गया, आप उसको ये साफ सोच लें कि आपको आता था नहीं आता था, डजंट मैटर, उस एमसीक्यू बाकी 199 की वेटेज ज़्यादा है उस एक से, तो उसको छोड़ देना है। आपने ये बस सिंपली सोच लेना है कि मैं बाकी भी करेक्ट कर लूँगा तो ये मैटर भी नहीं करेगा, आपने आगे निकल जाना है। उसके बाद दूसरी एंग्जाइटी, अगर आप कहते हो कि आपको पेपर से पहले वाली एंग्जाइटी है तो उसका कोई हल नहीं होता, वो असल में एंग्जाइटी नहीं, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। आपके 4 साल की वेटेज के बराबर आप 2 आवर का पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हो, तो उससे पहले अगर आपको एंग्जाइटी टाइप फील हो रही है पेपर एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो आप कहते हो कि थोड़ा अनयूजुअल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हर इंडिविजुअल को होती है, उसका कोई मसला नहीं। मसला ये पेपर दौरान पेपर आपको एंग्जाइटी का शिकार नहीं होना चाहिए, पैनिक अटैक्स नहीं होने चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग हो, जिसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी तैयारी जितनी अच्छी रिवाइज होगी, आपको
आपको एक चीज़ सोचने में अगर किसी को 2 मिनट लग रहे हैं, आपको 1 मिनट लग रहा है ड्यू टू प्रैक्टिस एंड ड्यू टू मोर थॉरो रीडिंग, तो वही आपकी एंग्जाइटी कम करती है, एंग्जाइटी लेवल्स इसी तरह कम होंगे। इस तरह आप डिप्रेशन से लड़ लोगे तो आप आधा पेपर तभी कर चुके हो, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई कहता है, मैं भी यही कहता हूँ कि जो पेपर है इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट एंड एंग्जाइटी डीलिंग। तो ये तो हो गया।